यस, थैंक यू या। सो इसके लिए 1 करोड़ आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ओपन हो जाएगी जो ज्यादा परसेंटेज पे कंपाउंड होती है। जैसे स्ट्रक्चर्ड डेट में आपको फिक्स्ड 14-15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड 12% देते हैं तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आपको 17-18% के रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। सो इसके लिए आपका फर्स्ट टारगेट शुड बी 1 करोड़। सेकेंड टारगेट शुड बी 2.5 करोड़, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम आता है। अगर आप मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो 2.5 करोड़ अगर आपके म्यूचुअल फंड या लिक्विडेबल असेट्स है तो आपकी पूरी गोल्स उसमें से आराम से फुलफिल हो सकते हैं। 5 करोड़ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आता है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। और 10 करोड़ के बाद आपके फ्यूचर जनरेशन्स को कभी काम नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए। सो ये जो जर्नी है 1 to 2.5 to 5 to 10 करोड़, ये बहुत इजी है, लेकिन 0 to 1 करोड़ का जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इन्वेस्टमेंट्स या फिर पैसा इज ऑल अबाउट 20% लॉजिक या फिर 20% साइंस, जो कि आप सीख सकते हो ऐसे कोर्सेस में आके, यूट्यूब के ऊपर, बुक्स में, कोई कोचिंग लेके आप सीख सकते हो। 20% पैसा, 80% पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट, ये साइकोलॉजी है। सो साइकोलॉजी कैसे है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मई के मंथ में इंडिया पाकिस्तान वॉर होने जैसी सिचुएशन थी। जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वॉर हो जाती, फुल फ्लेजेड वॉर इंडिया पाकिस्तान, तो इंडियन मार्केट कहाँ पे होता? चैट बॉक्स में डालिए आप। इंडियन मार्केट कहाँ पे होता अगर वॉर हो जाती? तो इंडियन मार्केट कहाँ पे होता? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। कुड बी लोअर, जय जी ने कहा है। अनम्यूट भी करके आप बात कर सकते हो इसमें। यस, अनम्यूट भी करके आप मुझे आपके माइक पे बता सकते हो आंसर। 30% डाउन, पिक। यस। सो अगर वॉर हो जाता, तो जनरली मैं कह रहा हूं, कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता है, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन के बाद, वॉर स्टार्ट होने के बाद जनरली मार्केट ऊपर जाता है। सो ये समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पहले एग्जांपल लेते हैं। 1939 सितंबर 10 को हिटलर ने पोलैंड को इवेड कर दिया और वॉर स्टार्ट हुआ ऑफिशियली, वर्ल्ड वॉर 2। यूएस का मार्केट 14% अप था इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में। सेम एग्जांपल लीजिए, इजराइल और ईरान का वॉर चालू है, आप डेटा चेक करके देख सकते हो गूगल पे जाके। स्ट्रेट मई के मंथ में इजराइल का मार्केट 7% अप था। पाकिस्तान का मार्केट 10 मई के बाद 40% अप है। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा क्यों है? उसका रीजन है, मार्केट ये हमेशा अनसर्टनिटी को डरता है। सो वॉर चालू होगा नहीं होगा, चालू होगा कितना बढ़ेगा, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब मार्केट हमेशा ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, इवेंट से पहले ही उसको रिएक्ट करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। सो इवेंट हो जाने के बाद उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, उसका कैलकुलेशन मार्केट ऑटोमेटिकली हो जाता है, और हमेशा मार्केट रैली इसके लिए करता है क्योंकि जो भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर जो जो भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन होती है, वहां पे सबसे ज्यादा इन्वेंशन होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट लेवल पे एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके वजह से हमेशा ऐसा पाया गया है, वॉर लाइक सिचुएशन या फिर कोई भी क्राइसिस सिचुएशन के बाद मार्केट रैली करता है। सो ये समझने के लिए बहुत, मतलब मार्केट के साइकिल्स देखने पड़ते हैं। जनरली कॉमन लॉजिक ये है कि वॉर हुआ मतलब नीचे जाएगा मार्केट। सो ऐसा नहीं होता है। सो साइकोलॉजी सीखने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए 0 to 1 करोड़ का जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। सो इंडियन मार्केट फेब्रुवरी मार्च अप्रैल के मंथ में 21,800 था निफ्टी। सो लॉजिकली वो टाइम पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे। सो वो ट्रम्प टैरिफ वॉर के वजह से वगैरह मार्केट नीचे था, शायद इंडिया पाकिस्तान के वॉर लाइक सिचुएशन के वजह से भी हो सकता है, मुझे पता नहीं।
ऑफ कोर्स 22 अप्रैल को जो घटना घटी उसके वजह से ये वॉर लाइक सिचुएशन ट्रिगर हो गई। लेकिन जो भी है, फॉरवर्ड लुकिंग था मार्केट फरवरी मार्च अप्रैल में। वो टाइम ऐसा था कि वहां पे सेल लगा हुआ था, खरीदना चाहिए था, लेकिन शायद लोगों ने नहीं खरीदा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने। एफआईएस ने खरीदा वो टाइम पे। और आज मार्केट पीक पे जाने, ऑलमोस्ट पीक के आजू बाजू में जाने के बाद नॉर्मल लोग खरीदी कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक खरीदी कर रहे हैं। सो लॉजिकली हम क्या करते हैं, amazon के सेल आते हैं वो टाइम पे खरीदी करते हैं, लेकिन मार्केट में एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। सो मार्केट में ये करना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, साइकोलॉजिकली आप सीख जाओगे कि मार्केट जब भी डाउन होता है तभी खरीदी करना चाहिए, लेकिन पैसे भी होने चाहिए। जनरली मार्केट जब भी नीचे जाता है लोगों के पास पैसे नहीं होते। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मार्केट नीचे जाना, सो ये चार्ट है 1980 से लेके आज तक का। रेड कलर लाइन मतलब कैलेंडर ईयर में मार्केट कितना नीचे गया, कितना परसेंट। सो 10% मार्केट एवरी ईयर नीचे गया फ्रॉम 1980 से लेके 2025 आज तक, एवरी ईयर। सो इसका मतलब एवरी ईयर अपॉर्चुनिटी मिला है एक्सेसिव रिटर्न्स बनाने के। और वोलेटिलिटी जो मार्केट में होती है, ये एक प्रीकर्सर है एक्सेसिव रिटर्न बनाने के। मतलब सब लोगों को क्या चाहिए, एक्सेस रिटर्न चाहिए। अगर एक्सेस रिटर्न चाहिए तो उसके लिए वोलेटिलिटी होना जरूरी है। और मैंने ग्राफ में आपको दिखाया कि 10% तो मार्केट नीचे जाता है। वैसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे बन सकते हैं। ये ग्राफ आप देखिए, दिसंबर 2020 से है। जो हाईलाइटेड पीरियड है वहां पे करेक्शन फेज है। और आप पूरा ट्राई ये देखिए, सेंसेक्स निफ्टी का 14.3, बीएसई 500 का ये चार्ट है। 14.3% के सीएजीआर रिटर्न्स है एज ऑन डेट तक। लेकिन बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां भी दी है। लॉजिकली, साइकोलॉजिकली यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। आपके रिटर्न्स 14.3% से ज्यादा बन जाते अगर ये हाईलाइटेड लाइन के टाइम पे आप एक्सेस पैसे इन्वेस्ट कर सकते तो। इन्वेस्टमेंट प्लान 0 to 1 crore अगर फास्टेस्ट वे में अचीव करना है तो तीन चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं 15-20 ईयर्स के लिए, लेकिन सबसे पहले जब भी लाइफ में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं। एफडी नहीं निकालेंगे, गोल्ड नहीं बेचेंगे, इंश्योरेंस के ऊपर लोन नहीं निकालेंगे, पर्सनल लोन नहीं निकालेंगे, या फिर प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। प्रॉपर्टी बेचना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे पहले रिडेम्पशन मारेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। और जब भी आप रिडेम्पशन मारते हो आपका जर्नी और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके हाथ में से टाइम निकल जाता है। आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितना है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एज अ ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वैसे चीजें घटेंगी। वो टाइम पे आप फाइनेंशियली कैसे सरवाइव करोगे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग एसआईपी करते होंगे, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस ये होता है जनरली। सबसे इग्नोर पार्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं। ये टाइम पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होता नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं होता है। उसके लिए क्या है, सो उसके लिए होना चाहिए कैश फ्लो। कैश फ्लो इज द किंग। लोग हमेशा देखते हैं मेरे रिटर्न्स कितने आए म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में, लेकिन रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। क्योंकि कैश फ्लो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म है, और ग्रोथ पोटेंशियल का मैकेनिज्म है। कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सैडली इंडिया में कैश फ्लो का एक ही प्रोडक्ट था, प्रॉपर्टी खरीदो, रेंट पे चढ़ाओ और रेंट मंथली आएगा, वही कैश फ्लो रहेगा, एक्सेस कैश फ्लो। लेकिन आज आप में से कितने लोगों ने P2P का नाम सुना है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ड्यू टू आरबीआई इंटरवेंशन लास्ट ईयर, P2P इन्वेस्टिंग ये जो प्रोडक्ट है ये कैश फ्लो प्रोडक्ट बन गया है। आप में से कितने लोगों को पता है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। P2P इन्वेस्टिंग। दो ही लोगों को पता है। शॉर्टली मैं बताता हूँ।
एक वीडियो चलाता हूँ, सो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आवाज आ रही है कि जरा चैट बॉक्स में डालिए वीडियो की। चैट बॉक्स में जरा डालिए आवाज आ रही है क्या। लोन लेने में इच्छुक लोगों के एक साथ मिनट, एक जोड़ता मिनट। है। साल द लेन देन क्लब भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। यह बेहतरीन रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों को लोन लेने में इच्छुक लोगों के साथ जोड़ता है। साल दर साल लेन देन क्लब ने अपने निवेशकों को औसतन 12% का रिटर्न दिया है। तो कैसे काम करता है लेन देन क्लब? सबसे पहले एक निवेशक को वो समय चुनना है जितनी देर के लिए वो अपनी पूंजी निवेश करना चाहता है। तो मान लीजिए 1 साल। लेन देन क्लब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर की बदौलत यह रकम कई उधार लेने वालों में निवेशित हो जाती है। सभी लोन का ब्याज औसतन 18% पड़ता है, जिस पर लगभग 4% डिफॉल्ट काटने के बाद 14% रिटर्न बनता है। प्लेटफॉर्म हर निवेशक से 2% फैसिलिटेशन फीस लेता है, तो इसलिए निवेशक को लगभग 12% का रिटर्न मिल जाता है। लेन देन क्लब ने हमेशा पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए अपने उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म और बैंकों में सबसे बड़ा एक फर्क इस बात का है कि बैंक एक निश्चित रिटर्न का वादा कर सकते हैं, पर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कर सकते। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म निवेशकों और उधार लेने वालों को सीधे तौर पर जोड़ता है, इसलिए किसी एजेंट या बैंक के बीच की कमीशन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी कारण से आप पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर बैंक से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आइए हम आपको समझाएं कि लेन देन क्लब ने अपने उपभोक्ताओं को 12% का रिटर्न कैसे दिया है। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की सफलता का राज है एक जबरदस्त मैकेनिज्म। लेन देन क्लब ने बेहतरीन इंट्यूटिव बोरोअर सिलेक्शन सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें हर उधार लेने वाले को 200 से भी अधिक मापदंडों पर जांचा जाता है, जिनमें निजी, व्यवसायिक, आर्थिक और सामाजिक विवरण भी शामिल है। जैसे ही चुनिंदा उधार लेने वालों को लोन दे दिया जाता है, तो वो लेन देन क्लब के इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड में नजर आने लग जाते हैं। ये ऑटोमेटेड डैशबोर्ड है, जिसका फोकस है कि निवेशक को अपनी रकम सही समय पर वापस मिल जाए। रिकवरी से जुड़े रिस्क को कम करना भी लेन देन क्लब के मजबूत रिकवरी सिस्टम का हिस्सा है। लेन देन क्लब की सख्त क्रेडिट कलेक्शन नीतियों के कारण ये देश का सबसे तेजी से बढ़ता और सबसे कम डिफॉल्ट रेट वाला पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूंजी वितरण सिद्धांत के कारण निवेश पोर्टफोलियो में संतुलन और विविधता बनी रहती है, ताकि साल के अंत में निवेशकों को अनुमानित 10 से 12% का रिटर्न मिलता रहे। इसके अलावा ये प्रक्रिया आईसीआईसीआई द्वारा मैनेज्ड एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से सुरक्षित है। ये एस्क्रो अकाउंट निवेशकों और लेनदारों की रकम को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। एस्क्रो अकाउंट की मासिक और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई आदेशों के हिसाब से ट्रस्टी को भी सौंपी जाती है। जहां तक पारदर्शिता की बात है, लेन देन क्लब ने पिछले 6 सालों में अपने निवेशकों को लगभग 12% का रिटर्न दिया है और उनका विश्वास जीतकर पूरे देश में अपनी विश्वसनीयता भी बनाई है। तभी तो आज ये भारत का सर्वोत्तम पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है ना आपको? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस। सो पी टू पी इन्वेस्टिंग ये नया 2017 में आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिए है। टोटल 25 लाइसेंस दिए थे एनबीएफसी पी टू पी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। उसके बाद एवरी 2-3 इयर्स में इसमें बहुत सारे रेगुलेशन चेंज होते गए और बहुत बड़ा मेजर रेगुलेशन आया इसमें इन द ईयर 2024, 16 अगस्त 2024 को। सो टिल दैट टाइम, जैसे आपने वीडियो में देखा वैसे ही एक फिक्स्ड
12% मिलेगा आपको, ऐसे मतलब फिक्स टेन्योर वाले प्लान्स होते थे, मतलब 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स ऐसे प्लान हुआ करते थे। लेकिन आरबीआई ने विथ रेगुलेशन इनको स्टॉप कर दिया 16 अगस्त 2024 को। क्योंकि जब इसमें कैसा होता है, बैंक जब भी आपसे, मतलब बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपका जो पैसा होता है, समझ लीजिए आपने 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, तो वो पैसा बैंक देती है होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो जब भी आप 3 साल बाद पैसे लेने जाते हो, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर करने जाते हो, तो वो टाइम पे जब भी 20 साल का होम लोन दिया हुआ रहता है, उसका पूरा पैसा आया नहीं रहता। सो आपके पैसे को मैच्योरिटी कैसे देती है बैंक? सो सिंपल है, एक पूल क्रिएट किया जाता है बैंक में जिसमें सब लोगों के पैसे होते हैं। सो वो पूल में से आपको निकाल के देती है। लेकिन P2P में सबसे बड़ा डिफरेंस ऐसा है, बैंक और P2P में, यहाँ पे पूल क्रिएट नहीं कर सकते। सो सिंपल है लॉजिक आपका। जब भी आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको बोरोवर्स मैप किए जाते हैं। समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 1000 1000 करके ऐसे 100 बोरोवर्स को पैसे लेंड किए जाएंगे और बोरोवर्स आपको मैप होंगे। सो जैसे ही बोरोवर रीपे करेगा, एज पर आरबीआई गाइडलाइन, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। सो इसका मैकेनिज्म T+1 का है। सो और इसमें, हाँ, सो मैं आपको जरा मेरा स्टेटमेंट दिखाता हूँ, सो आपको आइडिया आएगा। रुकिए, पहले मैं आपको ना इसके प्लान समझाता हूँ शॉर्टली। सो इसमें 7 मंथ्स और 14 मंथ्स ऐसे दो प्लान्स है। सो 7 महीने के लिए आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे मैंने आपको कहा, इसमें पूल क्रिएट किया नहीं जा सकता जैसे बैंक में होता है। तो जब भी आप 7 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो इसके जो अंडरलाइनिंग बोरोवर्स है, मतलब ऐसे ही बोरोवर्स को पैसा दिया जाएगा जिनका लोन का टेन्योर 7 महीने से अंदर का है, मतलब 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए किसी को पैसा चाहिए, 5 मंथ्स के लिए चाहिए बोरोवर को। ऐसे ही लोगों को 7 महीने के प्लान के पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि जब भी आप मैच्योरिटी के लिए जाओगे, तभी पूरे पैसे आए हुए होना जरूरी है, क्योंकि इसमें पूल नहीं है। और एक इसमें एक, जैसे मैंने आपको T+1 का रेगुलेशन कहा, तो बोरोवर एवरी मंथ रीपे करते जाएगा और जैसे ही रीपे करेगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। बैंक जैसे आपको कलेक्ट कर, मतलब 3 साल की एफडी आपको 3 साल होने के बाद देता है, वैसा इसमें अलाउड नहीं है। बोरो ने पैसे दिए, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए एज पर आरबीआई मैंडेट। जैसे म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन मारा, T+2 में आपके अकाउंट में आना चाहिए। सेम वे बोरो ने पैसे दिए, T+1 में आपके अकाउंट में आने चाहिए। 7 मंथ्स प्लान जो है लेन देन का, अभी ये लेन देन क्यों प्रमोट में कर रहा हूँ उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद, 7 मंथ्स का प्लान जो है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20% पैसे आएंगे आपको एवरी मंथ। ये जो आएंगे 20%, ये प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि बोरोवर 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं, 100 बोरोवर्स को आपने दिए, 100 बोरोवर ने रीपे करने के टाइम पे वो इंटरेस्ट भी देंगे और प्रिंसिपल भी देंगे, और सेम वे आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा। अप्रोक्सीमेटली 20% का कैश फ्लो आता है एवरी मंथ। 14 मंथ्स का जो प्लान है, जिसमें मिनिमम 5 lakhs की इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इसमें डेली बेसिस का ये है कैश फ्लो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज आते हैं। कैश फ्लो इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अभी तक का रिकॉर्ड क्या है, 7 मंथ्स प्लान में मीडियन रिटर्न 7% है। अभी मीडियन रिटर्न्स का आपको मीनिंग समझना जरूरी है। मीडियन रिटर्न्स का मीनिंग ऐसा है कि समझो 100 लेंडर्स है आप और मेरे जैसे, तो उसमें से 50 लोगों को 7% से ज्यादा रिटर्न्स आए हैं। 7 मंथ्स प्लान में 7% रिटर्न्स इन 7 मंथ्स इज इक्वल टू 12%, एनुअलाइज 12% रिटर्न्स आए हैं 50% लोगों को। और 50% लोगों को 7% से कम रिटर्न आए हैं, ऐसा इसका मतलब है। ये आपको समझना पड़ेगा, एवरेज 7% नहीं है ये मीडियन 7% है। जब भी आपको रिटर्न्स देखने होते हैं, तो हमेशा मीडियन रिटर्न्स देखना जरूरी है। एवरेज रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए कभी भी, मीडियन रिटर्न्स देखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का। इवन इन म्यूचुअल फंड्स भी आपको एवरेज रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, मीडियन रिटर्न्स देखने चाहिए। 14 मंथ्स प्लान में एनुअलाइज रिटर्न्स आर बिटवीन 11 to 12%।
एंड XIRR रिटर्न्स आर 21 to 24%। सो ये है। सो आप इसके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछिए मुझे, तो मैं आपको डिटेल में आपको इसका और बता सकता हूँ। माइक ऑन हो मतलब कर सकते हो आप एक्चुअली। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। व्हाट विल बी द मिनिमम इन इन्वेस्टमेंट फॉर 7 मंथ? 7 मंथ्स प्लान के लिए एज ऑफ नाउ 1 लाख रुपीज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। पहले 25 और 50,000 की होती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। सो 1 अप्रैल से इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। सो मेरी इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूँ। सो क्यों डिसकंटिन्यू किया है वो भी आपको पता लग जाएगा, 25,000 वगैरह। एक मिनट। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो इन बिटवीन। रिस्क फैक्टर, राइट। रिस्क फैक्टर के बारे में बता। सो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल मेरा पोर्टफोलियो है। सो 1 नवंबर से एज पर न्यू गाइडलाइंस ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ। सो 1 नवंबर को मैंने 5 मंथ्स का, वो टाइम पे प्लान होता था, अभी भी है लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा 5 मंथ्स का प्लान, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। सो 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे। सो इसमें आप देख सकते हो मुझे रिटर्न्स आए हैं 6%। 1 लाख के अगेंस्ट मेरे रिकवर हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,02,000 रुपीज, 1,02,503। सो रिटर्न्स कम है क्योंकि एनपीए ज्यादा है 5 मंथ्स के प्लान में। उसके बाद 26 नवंबर को मैंने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ये क्लोज्ड हो गया। इसमें 28% के रिटर्न्स आए। मतलब 25,000 के अगेंस्ट मुझे आए 29,000 रुपीज। और इसमें एनपीए रहे 0% के। 1 सेकंड। गारंटी क्या देते हैं? गारंटी कुछ नहीं है इसमें। 26 नवंबर को 28%, फिर 7 दिसंबर को मैंने वापस 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। इसमें भी कम रिटर्न्स आए, 5.33। उसके बाद 7 जनवरी को मैंने 1,99,000, मतलब 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर 15.39। उसके बाद और एक 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, उसके उसके ऊपर 8.50। लेकिन ये जो प्लान्स है जो 7 जनवरी को इन्वेस्ट किए, उसको अभी तक 7 मंथ्स हुए नहीं है। सो उसमें अभी भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो ये रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। और सो एवरेज रिटर्न्स, एवरेज नॉट एवरेज, मीडियन रिटर्न्स आर अप्रोक्सीमेटली 12 to 13%। और यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो। और यहाँ पे रिटर्न्स कम होने का रीजन है, 5 मंथ्स का प्लान था जिसमें मीडियन रिटर्न्स कम है। यहाँ पे रिटर्न्स कम होने का रीजन है 50,000 जिसमें रिस्क ज्यादा थी। सो इसके लिए अभी 1 लाख रुपीज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है। सो आगे भी देख सकते हो इसमें 14% ऑलरेडी आ चुके हैं। और अभी तक ये मैच्योर हुआ नहीं है, ये अगस्त में मैच्योर होगा। इसमें 4,800 का प्रिंसिपल अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? 7 मंथ्स का। सो ये 7 मंथ्स के है। कैश फ्लो कैसे जनरेट कर रहा है, सो मैं आपको बताता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी मेरी, जैसे जैसे पैसे आते गए मैं री इन्वेस्ट करते गया। सो 22,25,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है। माउस पॉइंटर देख सकते हो। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 8,27,000 है। प्रिंसिपल रिसीव्ड 13,63,000 है। और इंटरेस्ट 2,02,000 अभी तक रिसीव्ड है। सो ये जो प्रिंसिपल आ रहा है, सो आप देख सकते हो जुलाई महीने का कैश फ्लो। सो आज के दिन 30 जुलाई को मेरे अकाउंट में आए हैं 8,618 रुपीज। सो ये पूरे जुलाई में आप देख सकते हो टोटल कैश फ्लो है, 1 तारीख से। यस। सो फर्स्ट से आप देखोगे तो 3,02,000 रुपीज का मेरे अकाउंट में कैश फ्लो है। सो मुद्दा क्या है? अपॉर्चुनिटी प्रिपेयरनेस कैसा है? अगर मार्केट गिरता है फॉर एनी रीजन, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं जो कि मैं इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फेब्रुवरी मार्च अप्रैल में मैंने यही किया था। जो भी पैसे इसके आ रहे थे वो मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके ऊपर एक्सेसिव रिटर्न जनरेट हुए हैं। सो मेरे म्यूचुअल फंड का XIRR 22% का है आज भी। उसका रीजन है मार्केट नीचे जाता है तभी मेरे पास पैसे होते थे, मतलब होते हैं तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ उसमें।
सो ये अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस आपको देखना चाहिए। सेकंड, कैश फ्लो से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी हो रहा है। सो मुझे पता है मेरा अगर इन्वेस्टमेंट इसमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 8 लाख रुपीज है, तो 8 लाख रुपीज का 25%, 25% अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज का कैश फ्लो नेक्स्ट मंथ मेरे पास आने वाला है। सो अगर मेरा इनकम, पर्सनल इनकम कोई भी रीजन के वजह से रुक जाता है, तो मेरे पास इनफ लिक्विडिटी है। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मेरे अभी तक इसमें 98 इन्वेस्टर्स है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है। म्यूचुअल फंड से तो बहुत कम रिस्क है, मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। 2017 से मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, पर्सनली 2007 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड से ये प्रोडक्ट में कम रिस्क है, मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ। उसका रीजन भी मैं आपको बता सकता हूँ। रिस्क फैक्टर्स क्या है? ये जो प्रोडक्ट है 7 मंथ्स का प्रोडक्ट, ये पर्सनल लोन दिया जाता है। सो पर्सनल लोन में एनपीएज आर अराउंड 4.5 to 5%। ये जो एवरेज लेंडिंग होता है ये 45% से होता है। सो आप जब भी 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, उसमें से 95,000 का ही प्रिंसिपल रिटर्न आने वाला है, और 95,000 के ऊपर इंटरेस्ट बनने वाला है। सो अभी तक मेरे एक भी इन्वेस्टर का प्रिंसिपल इसमें गया नहीं है, मतलब प्रिंसिपल से कम आया ऐसा हुआ नहीं है। सो आप देख सकते हो एनपीए अमाउंट देखिए। ये जो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपीज, उसमें एनपीए हुआ है 6,400, मतलब 6.5% के एनपीए। सेकेंड जो है इसमें 0% के एनपीए। उसके बाद थर्ड है उसमें 5% के एनपीए। उसके बाद फोर्थ जो है उसमें बहुत कम एनपीए है, 2.8% के। ये कितना इन्वेस्ट किया है? हाँ, 99,000 में सिर्फ 2.8% के एनपीएज है। उसके बाद 3.4, उसके बाद ये 8,600 इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपीज, सो 4% के एनपीएस। सो आप देख सकते हो एवरेज एनपीएज आर अराउंड 4-4.5%। जब तक ये एनपीए 15% के ऊपर नहीं जाते, तब तक आपका कैपिटल सेफ रहने वाला है इसमें। सो इनका जो अंडर राइटिंग सिस्टम है, मैंने देखा है 2019 से इनके साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत कंजर्वेटिव है लेन देन क्लब, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। सो ये प्रोडक्ट को देखना कैसे चाहिए? ये प्रोडक्ट को आप स्मॉल कैप की तरह देखिए, स्मॉल कैप फंड्स। सो लास्ट 10 सालों में म्यूचुअल फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपने 3 साल रुकने के बाद पॉजिटिव ही रिटर्न्स पाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। शायद आज आप इन्वेस्ट करोगे, 3 साल के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स रहे ना रहे मुझे नहीं पता। सो इसके लिए आप क्या करते हो? आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हो। सो इसमें भी क्या करना चाहिए? आपको री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मतलब समझ लीजिए आपने पहले 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, फर्स्ट मंथ में आपके आ गए 2.5 लाख रुपीज, उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। जितना आप री इन्वेस्ट करते जाओगे आपका एनपीए एवरेज एनपीए की तरफ आएगा। ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, रिस्क कम हो जाएगी। अभी दूसरे टाइप की रिस्क जनरली लोगों को ये होता है कि अगर कंपनी या प्लेटफॉर्म है, अगर बंद हो गया तो क्या होगा? सो आपको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, समझ लीजिए आपने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के में पैसे इन्वेस्ट किए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूँ। और समझ लीजिए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बंद हो गया, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गया, तो आपके पैसे का क्या होगा? सो आपके पैसे का कुछ भी नहीं होगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं जाते हैं। एस्क्रो मैकेनिज्म होता है, ट्रस्टी के अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। और जो आप यूनिट्स बाय करते हो वो सीडीएसएल के पास होते हैं। सो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड इज जस्ट द एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। आपके पैसे को हाथ लगाने का अधिकार उनको नहीं है। सेम वे लेन देन P2P या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म हो, इनको आपके पैसे को हाथ लगाने का अधिकार है नहीं। आपका अकाउंट इन इन टर्म्स ऑफ लेन देन, एक आईसीआईसीआई का एस्क्रो अकाउंट बनता है, ये हर एक का होता है। अभी ये जो अकाउंट नंबर है ये मेरा एस्क्रो अकाउंट नंबर है। सो मैं जब भी पैसे ट्रांसफर करता हूँ ये आईसीआईसीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और ये पैसे बोरोस को दिए जाते हैं। बोरोअर्स का जो रीपेमेंट है यही एस्क्रो अकाउंट को मैप्ड होता है, यहाँ पे वो लोग रीपेमेंट करते हैं, और यहाँ से मेरे अकाउंट में T+1 में आ जाता है। सो एवरी, ये रूल है P2P में कि आपके एस्क्रो अकाउंट का बैलेंस एंड ऑफ द डे जीरो होना चाहिए। आइदर आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर वो इन्वेस्ट नहीं हुए तो आपको रिवर्स आ जाएंगे।
कि बैलेंस नहीं रह सकता ये अकाउंट में। अगर बोरोर ने रीपे किया है तो आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सो बहुत सेफ है, कल उठ के लेन देन क्लब बंद हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, ये एस्क्रो अकाउंट तो रहेगा आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और इसको जो बोरोर्स मैप है उनका आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्टली। सो लेन देन इज जस्ट द एग्रीगेटर, या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म इज जस्ट द एग्रीगेटर। तो वो रिस्क आप माइंड से निकाल दीजिए कि अगर ये कंपनी बंद हो गई तो आपका पैसा कहाँ पे जाएगा। सो ऐसा हो नहीं सकता है। रिस्क ये है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है आपके बोरोवर्स में एनपीए कितने हैं। सो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, रिपीटेडली आप री इन्वेस्ट करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका एनपीए 4-4.5 के आसपास आएंगे और आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। बहुत कैपिटल लॉस भी अभी तक मेरे 98 इन्वेस्टर्स है, एक का भी कैपिटल लॉस हुआ नहीं है अब अभी तक, एक का भी नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल। और 2019 से मैं लेन देन को देख रहा हूँ। उसके पहले ऐसा ये कैश फ्लो वाला प्रोडक्ट नहीं था, फिक्स्ड इनकम वाले थे, तो वहां पे भी किसी का भी नहीं हुआ था ऐसे। बहुत मुश्किल है कैपिटल लॉस होना। थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। टैक्स एज पर टैक्स लैब, जो जैसा एफडी का होता है वैसे ही इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा आपको। गारंटी क्या देते हैं, कौन से चीज की गारंटी, मतलब रिटर्न्स की गारंटी कोई नहीं है इसमें, ये प्रोसेस की गारंटी है, मतलब आपका पैसा जाएगा नहीं किधर। और कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। माइक ऑन हो रहा है ना आपके एंड पे? हेलो। हाँ, यस। और सर वो जैसा हम लोग 7 महीने के लिए, अगर वो 7 महीने के लिए अपन लोग ये करते तो 7 महीने में पूरा क्लियर हो जाता है क्या सर अपना प्रिंसिपल अमाउंट? यस, जीरो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 7 महीने में। आइदर एनपीए होगा या फिर आपको इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा पैसा, जो भी है वो। अच्छा, एनपीए मतलब? एनपीए मतलब डिफॉल्ट जो भी है, डिफॉल्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये मिला के पूरा आपका इन्वेस्टेड कैपिटल जो भी है वो आ जाएगा पूरा। गारंटेड? गारंटेड मतलब पूरा आ जाएगा। एनपीए होगा अच्छा। कुछ, मतलब एनपीए होगा इसमें, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ एनपीए तो होने वाले हैं। ये मेरा मैंने आपको शीट बताया है इसमें, हम्म। तो एनपीए है अच्छे खासे इसमें। 4.5 एवरेज एनपीए है इसमें। अच्छा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तभी एनपीए कोई मतलब आपको कभी कोई बताता है क्या एनपीए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज आपके, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके जो अंडरलाइनिंग स्टॉक्स है हम्म। रिटर्न्स होते हैं उसमें, तो हर स्टॉक थोड़ी ना उसमें से रिटर्न देता है। फिर इस भी वो इंटरेस्ट पकड़ के अपना तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही जाता होगा ना सर? आराम से। है ना? अभी तक तो हाँ। मेरे इसमें किसी का ये हुआ नहीं है। प्रैक्टिकली हम्म। इम्पॉसिबल है ये एनपीए हम्म। होना, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है एवरेज इंटरेस्ट 45% का है बोरोवर को। तो उसका डेली बेसिस पे आता है या मंथली बेसिस पे, कैसा क्या है डेली बेसिस पे? वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूं हम्म। तो बोरोवर्स को जाएंगे, तो अभी बोरोवर कभी रीपे करेगा पता नहीं ना, तो वो अच्छा। वेरिएबली करते अच्छा, इनकम। जैसा वो रीपे करते हो वैसा वो क्रेडिट हो जाता है नेक्स्ट डे दूसरे दिन? क्रेडिट होगा, यस। नेक्स्ट डे? यस। ओके, थैंक यू ना सर। थैंक यू, थैंक यू। ये मैं लिंक ओके। चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, किसी को अगर अकाउंट ओपन करना है तो ये मेरा रिफरल लिंक है। अगर आप ये लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हो तो एज अ एडवाइजर वो मेरे अंडर मैप हो जाएगा। फिर मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बता सकता हूँ, एट व्हाट रेट दे लेंड टू द बोरोवर। ये जो 7 मंथ्स का प्रोडक्ट है, ये 7 मंथ्स का जो प्रोडक्ट है ये पर्सनल लोन प्रोडक्ट है। सो इसमें एवरेज लेंडिंग होता है 45% से। और जो 14 मंथ्स का प्लान है वो है शॉपकीपर लोन, उसमें एनपीए 1% के है, सिर्फ 1-1.5% के सिर्फ। और उसमें एवरेज लेंडिंग होता है 24% से। 45% से देते हैं इन्वेस्टर। 12% आर एनुअलाइज रिटर्न, आपको ये समझना पड़ेगा, 12% ये एनुअलाइज रिटर्न है। 45% ये एक्स आई आर आर रिटर्न है, ये आप समझिए एक्स आई आर आर। सो आप एक्स आई आर आर कैलकुलेट करने जा मतलब टाइम फैक्टर कैलकुलेट करोगे
तो आपके एक्सायरा रिटर्न ये 30% से ऊपर जाते हैं एक्चुअली। अब ये 30% वगैरह मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को सरप्राइज हो जाता है ऐसे 30% वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इसमें ये प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट जो एक्सायरा रिटर्न है 30% के ऊपर है। रिटर्न एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं? एनुअलाइज बेसिस पे 12 to 13% आराम से आएंगे आपको। यस, क्रेडिट कार्ड, यस यस। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए लोन्स है ये। मैं आपको मेरी बोरोवर लिस्ट दिखाता हूँ, सो आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा कि ये कौन बोरोवर्स है। और आप सर मोस्ट ऑफ द लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे भी बोरोवर्स इंडिया में है, क्योंकि हम जो तबके में रहते हैं वो बहुत अलग है एक्चुअली सोसाइटी। सो अभी ये जो लोन है, आप देख सकते हो 2 लाख रुपीज का लोन मैंने जो दिया है। अ, इसके बोरोवर्स दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये बोरोवर की लिस्ट है। 2,000 करके 100 बोरोवर्स को गए हैं। सो रैंडम कोई भी बोरोवर मैं चूज करता हूँ। सो ये बोरोवर ने 25,000 का लोन लिया है, 46% के, 6 मंथ्स का लेंडिंग है, 33 का एज है इसका, ये बंदे का। और 50,000 इसका इनकम है मंथली। और सिबिल स्कोर 651 है। सो आपको सरप्राइज हुआ रहेगा कि ये जो 50,000 इनकम है, 25,000 का लोन, ये 46% पे क्यों लिया इसने? क्योंकि इसके पास क्रेडिट कार्ड होगा नहीं। इंडिया में सिर्फ 3% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। सो इसके पास क्रेडिट कार्ड होगा नहीं, इसलिए इसने यहाँ से लोन लिया है। अगर क्रेडिट कार्ड होता तो यहाँ से वो लोन नहीं देता। और मैं बोरोवर की प्रोफाइल आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसको टू था, इसने भी 25,000 का लिया है। ये 6 मंथ्स का है, 47% का इंटरेस्ट रेट है, 28 एज है, सैलरी है 35,000। सो इसका भी वही सीट रहेगा, क्रेडिट कार्ड। हाँ, इसका ब्यूरो स्कोर बहुत कम है, सिबिल स्कोर ओनली 544 है। सो इसने लोन क्यों लिया है? इसको ब्यूरो स्कोर बढ़ाना है, बढ़ाना होगा सिबिल स्कोर, इसके वजह से इसने लोन लिया हुआ है। ऐसा मतलब टिपिकल प्रोफाइल ऐसे होते हैं इसमें। इसके बाद और देखते हैं कुछ। इसने भी 25,000 लोन, 30 एज है, फीमेल है, 35,000, 672 का सिबिल स्कोर है। यस। सो ऐसे तरीके के ये लोन्स बोरोवर प्रोफाइल होती है। व्हाट इज द लेंडिंग रेट फॉर 14 मंथ? 24% फॉर ले। इसके लिए मैं उसका भी लिस्ट आपको बताता हूँ, लोन डिटेल्स। ये मैं डायरेक्टली दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने 14 मंथ्स के प्लान में इन्वेस्ट नहीं किए। सो मैं एक मेरे इन्वेस्टर का बताता हूँ। ये उनकी बोरोवर लिस्ट है, ये सब शॉपकीपर लोन्स है। सो इंटरेस्ट रेट देखिए, 25%, 30%, 27, 21%, ऐसे है शॉपकीपर लोन्स। और इसमें एनपीए बहुत कम है, सेफ प्रोडक्ट है। और इसका जो रीपेमेंट आता है वो डेली बेसिस पे आता है। कैसे आता है? तो ये जो लोन शॉपकीपर्स है, सो फोन पे का जिनके पास क्यूआर कोड है और 5 इयर्स की हिस्ट्री है जिनके पास फोन पे के क्यूआर कोड की, उनको ही लोन दिया जाता है। और इनका रीपेमेंट कैसे होता है? जब भी आप शॉप में फोन पे क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हो, तो उसका सेटलमेंट तुरंत नहीं होता है, नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में जाता है शॉपकीपर के। तो नेक्स्ट डे अकाउंट में जाने से पहले ही ईएमआई कट होता है। सो ये जो प्रोडक्ट है 14 मंथ्स का, उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो डेली 1,500 के आसपास का आपको कैश फ्लो मिलेगा। यस। क्रेडिट रिस्क डेट फंड की तरह नहीं, क्रेडिट रिस्क डेट फंड से सेफ है ये। मैं आपको बता सकता हूँ, ये क्रेडिट रिस्क डेट फंड जो होता है ना, ये कॉरपोरेट्स को पैसे देता है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, इस क्रेडिट इंडस्ट्री में पैसे किसने बनाए हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी बैंक ने पैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? रिटेल बुक के ऊपर बनाए हैं उन्होंने। सो आपको और मुझे आज तक सिर्फ क्या था, बॉन्ड पे आप पैसे लगा सकते थे, मतलब बॉन्ड में पैसे डालो, मतलब एंड ऑफ द डे कोई ना कोई कॉरपोरेट को आप दो या फिर गवर्नमेंट को पैसे दो, वहां से इंटरेस्ट आपको मिल रहा था।
लेकिन एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर पैसे लगा रही थी, एचडीएफसी बैंक होम लोन के ऊपर मतलब रिटेलिंग के ऊपर पैसे लगा रही थी। सो आज तक ये अपॉर्चुनिटी था नहीं, ड्यू टू P2P हमें आया है ये अपॉर्चुनिटी रिटेल पार्टिसिपेंट के ऊपर। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर ये बंदे ने डिफॉल्ट भी मतलब इसने शॉप भी बंद कर दिया ना, तो भी बहुत चांसेस है कि ये रिपेमेंट करेगा इसका, क्योंकि इसको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री संभालनी है। सो इंडिविजुअल बेसिस पे डिफॉल्ट कम होते हैं, कॉर्पोरेट बेसिस पे डिफॉल्ट ज्यादा होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सो रिटेल पे पैसे बनते हैं डेट साइड पे। सो ये है, सिंस व्हेन दिस क्लाइंट हैज बीन इन्वेस्टिंग हाउ मच एक्चुअल आरओआई ही हैज गॉट। ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है वो जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को। सो इसके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन मेरा जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ एक्सेल, 1 नवंबर से ये प्रोडक्ट है, और मेरे टोटल 98 इन्वेस्टर्स है। सो सबका डेटा आपको ऐसे ही मिलेगा। सो मेरा आरओआई आप देखिए, आपके सामने मैंने रखा है, 1 मिनट। ये आरओआई है हर एक स्कीम में अलग अलग। अभी डेट भी इसका चेक कीजिए, अभी तक बहुत सारे कंप्लीट हुए नहीं है। सो जनवरी के बाद के तो कंप्लीट हुए नहीं है, इसमें प्रिंसिपल अभी भी आना बाकी है। सो इसमें रिटर्न्स बनेंगे। सो जैसे मैंने कहा, मीडियन रिटर्न्स 7% है, मतलब 12% से ऊपर है। सो आधे लोगों को 12% से ज्यादा रिटर्न है। प्लीज एक्सप्लेन 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन टू बोरोवर। 6,000 रुपीज का एवरी पर्सन शॉपकीपर को जाता है, 5 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 14 मंथ्स का प्लान लेते हो तो। अगर आप ये देखिए, ये शॉपकीपर प्रोडक्ट है, एवरी शॉपकीपर को 6,000 अराउंड गया है पैसा। सो 1% के आसपास रिस्क रहती है हर एक बोरोवर की। सो अगर एक बोरोवर डिफॉल्ट कर गया, तो आपका 1% का एनपीए हो गया आपके पोर्टफोलियो में। सो ऐसे मैनेज किया जाता है। सो जनरली आप देखिए, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में 5% का एनपीए होता है। एसबीआई कार्ड का आप बैलेंस शीट देखिए, 5% के एनपीए है, फिर भी एसबीआई कार्ड बहुत प्रॉफिट बनाता है। उसका रीजन ही है क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग। सो सेम वे यहाँ पे वैसे ही होता है। 2% फीस ऑन कैपिटल, नॉट ऑन कैपिटल। जो वीडियो में बताया था वो वीडियो बहुत पहले का था। अभी वेरिएबल फी होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट रिस्क ऑफ दैट पर्सन। सो अगर किसी की क्रेडिट रिस्क ज्यादा है तो वहां से रिकवरी जब भी होती है तो वहां पे ज्यादा फी चार्ज होती है। सो इट रेंजेस बिटवीन 0.5% टू 1.5%। और कुछ क्वेश्चंस है, अगर किसी को अकाउंट क्रिएट करना है तो ये लिंक से आप कर सकते हो, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा अगर आपने इसके ऊपर, ये लिंक के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है तो। यस, और कुछ क्वेश्चंस माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वेनेसडे और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक सेशन करने वाला हूँ। फियर बहुत लग रहा है। नहीं नहीं, आपको स्मॉल कैप में अगर आपका पैसा है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको बहुत डरना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये नया प्रोडक्ट है, इसके लिए डर लग रहा है आपको। स्मॉल कैप में क्यों डरना चाहिए? जस्ट सुयश जी, आप डरने का ये आपने ये किया है, टॉपिक निकाला है, तो मुझे आप एक आंसर दीजिए जरा। आपका स्मॉल कैप में पैसा है क्या? स्मॉल कैप में आप में से कितने लोगों का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है? म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, कोई भी फंड, एनी फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप, कॉर्न स्मॉल कैप, कोई भी, एसबीआई स्मॉल कैप। कौन से फंड में, जरा नाम लीजिए। मैं नाम ले नहीं सकता हूँ एज पर गाइडलाइंस, तो जरा नाम लीजिए आपके चैट बॉक्स में, कौन से इसमें आपका कॉन्ट, और कौन से स्मॉल कैप फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, निप्पॉन स्मॉल कैप सॉलिड, निप्पॉन स्मॉल कैप का आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो आपको क्यों डरना चाहिए वो आपको पता लगेगा। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। निप्पॉन स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो मैं खोलता हूँ यहाँ पे। एक मिनट।
ये निप्पॉन स्मॉल कैप इसमें खोलते हैं, वैल्यू रिसर्च पे। यस। सो ये निप्पॉन स्मॉल कैप का मैंने वैल्यू रिसर्च पे ये खोला है। आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो एक मिनट ना, इसका पोर्टफोलियो आपको बताता हूँ मैं। नहीं, इस पे तो पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है, एक मिनट। एक मिनट हाँ जरा। हाँ। सो ये निप्पॉन स्मॉल कैप मैंने ग्रो के ऐप पे खोला है। इसमें होल्डिंग स्टॉक्स देखिए, 235 स्टॉक्स है, 235। कैन यू इमेजिन? आप रिटर्न्स, कोई भी स्कीम या फिर कोई भी पोर्टफोलियो रिटर्न्स कभी बताता है, उस पे आइडियल आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक शुड बी 25। म्यूचुअल फंड में 25 होते नहीं है, 60-70 होते, क्योंकि पूल ऑफ मनी होता है। निप्पॉन स्मॉल कैप में स्टॉक्स देखिए, 235 स्टॉक्स। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है? इसका पोर्टफोलियो साइज देखिए, 68,000 करोड़, 66,000 करोड़। आपके पूरे स्मॉल कैप का मार्केट कैप, इंडिया के स्मॉल कैप का मार्केट कैप देखिए, और ये फंड साइज देखिए। जस्ट, यस, सुयश जी ने करेक्ट कहा, लिक्विडिटी रिस्क है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क है। आपको समझना पड़ेगा। सो ये लिक्विडिटी रिस्क आए दिन आपको समझ में नहीं आएगी। जो दिन डूम्सडे होगा वो दिन इतने ज्यादा तरीके से आपको समझ में आएगी। तो ये रिस्क है। और क्वांट स्मॉल कैप का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। नहीं, इस पे तो खुल ही नहीं रहा है। क्वांट स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है 29,000 करोड़। सबसे हाईएस्ट स्टॉक कौन सा है देखिए, और उसका वेटेज देखिए। रिलायंस मेगा कैप स्टॉक, 10%। पोर्टफोलियो का 10% मेगा कैप रिलायंस है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल्स है इसमें। ऐसा क्यों रखा है फंड मैनेजर ने, आप जस्ट सोचिए। क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है स्मॉल कैप में, लेकिन आज स्मॉल कैप में किसी को रिस्क नहीं लग रही है। उसका रीजन है पास्ट में रिटर्न्स बने हैं। सो रिस्क को आप ऐसे असेस मत कीजिए। एक्चुअल रिस्क क्या है वो देखिए। सो एक्चुअल रिस्क लेन देन के प्रोडक्ट में है, 4.5% to 5% का एनपीए होने वाला है उसमें। सो अगर मुझे वो एनपीए कंट्रोल में रखना है तो मुझे री इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो ये सिंपल लॉजिक है। आई होप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझा है। और कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप। फीस विल बी 7,500। यहाँ पे दिखती है फीस एक्चुअली कितनी है, एक मिनट। फैसिलिटेशन फी देखिए, मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 1,165 रुपीज की कट हुई है। उसके बाद 25,000 पे 832, फिर 1,450, 3,000। अब ये 6,200 फैसिलिटेशन फी कट की गई है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। सो डिपेंड्स अपॉन द हाउ टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज। सो ये लिंक है, ये लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कीजिए। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, फिर बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट करना है। आपका रिस्क ये क्या है, टॉलरेंस क्या है, कभी लगने वाले हैं। री इन्वेस्ट नहीं, आप 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, पहले ही मंथ में आपको अप्रोक्सीमेटली 25% आएंगे, वो वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। यस। और कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, तो सबको पता लगेगा एग्जैक्टली क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस? यस। सो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वेनेसडे को और ट्राई करूंगा मैं और नए प्रोडक्ट के बारे में, जो एफआई इन्फ्लुएंसर्स। नहीं समझा नहीं मुझे, एफआई इन्फ्लुएंसर्स मतलब क्या आप बता रही हो? पी टू पी कंपनी रिस्क, पी टू पी कंपनी रिस्क आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से है। सो अगर लेन देन कल उठ के बंद भी हो गई तो भी आपका पैसा तो आएगा, जो भी है वो, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो एस्क्रो अकाउंट को मैप होगा आपके आईसीआईसीआई बैंक।
ये एस्क्रो अकाउंट को। व्हाट इफ यू नीड इट बिटवीन 14 मंथ्स, यू कांट रिडीम इट। वो बोरोर को दिए हुए है, बोरोर रीपे करेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे, सिंपल। आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यही मेरा ही है ना पोर्टफोलियो, आप डालते हैं, यस ये मेरा ही पोर्टफोलियो है, देखिए ना यहाँ पे। टोटल अभी तक 1 नवंबर से मैंने 22,25,000 डाले हैं। डेली किस में आते हैं? 14 मंथ्स प्लान में आते हैं, जिसमें मैंने नहीं किए हैं। इसमें लॉजिक सिंपल है, ये जो प्लान है 7 मंथ्स का, उसमें रिटर्न हाईएस्ट है। आप देखिए इसमें रिटर्न्स कितने, पहला 6% के रिटर्न्स है। उसका रीजन है ये 5 मंथ्स का प्लान था, सो 5 मंथ्स में कम है। उसके बाद रिटर्न्स देखिए आप 28, इसमें भी कम है। उसका रीजन है 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिटर्न्स है इसमें, आप देखिए। और ये जो आगे के है इसमें और भी प्रिंसिपल बचा हुआ है। सो मैं इसमें ही करता हूँ। मैं 14 मंथ्स के प्लान में नहीं करूंगा कभी भी, एज एज ऑफ नाउ। रीजन बीइंग उसमें रिटर्न कम है, इसमें रिटर्न ज्यादा है। ये स्मॉल कैप है, वो लार्ज कैप है। ऐसा आप ये कर सकते हो कंसिडर। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गेटिंग 20% कैपिटल इन फर्स्ट मंथ? उसके अंडरलाइनिंग बोरोवर्स है, जिनका जो इंस्टॉलमेंट है वो वापिस आ रहा है। अगर 7 महीने के प्रोडक्ट में आपने पैसे डाला है, तो उसके अंडरलाइनिंग बोरोवर्स है ना, 5 महीने 6 महीने के लोन लिए हुए, वो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रीपे कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली 20% का पैसा आएगा ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। पोस्ट टैक्स कितने रिटर्न होगा? आप 12% में से माइनस कीजिए ना। एनुअलाइज 12% में से आपका टैक्स स्लैब माइनस कीजिए। अगर 30% में आते हो तो 12 - 30% कीजिए आप, तो उतने रिटर्न्स बनेंगे आपके। Which plan has highest ROI? 7 months plan has a highest ROI provided you reinvest. आप एक ही टाइम इन्वेस्ट करोगे 1 लाख और उसका री इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो बोल नहीं सकते रिटर्न्स कितने आएंगे। कैसे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। मीडियन रिटर्न्स आर 12%। मीडियन, सो मीडियन का मतलब है 50% ऑफ द लोगों को 12% से ज्यादा आए हैं रिटर्न्स, और 50% लोगों को 12% से कम आए हैं रिटर्न्स। सो मीडियन रिटर्न्स आर 12% 7 मंथ्स प्लान में। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर 7 मंथ्स? 1 लाख रुपीज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर और भी कुछ क्वेरीज है व्हाट्सएप पे डालिए। मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरा रेफरल लिंक, वहां से आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। इतने बोरोवर मिल जाते हैं, बहुत बोरोवर मिल जाते हैं। हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो कंप्लीटली अलग है। और इंडिया बहुत बड़ा है एक्चुअली। इंडिया में सिर्फ 3% बोरोर के पास क्रेडिट कार्ड्स है, तो बाकी के 97 को तो पैसे की जरूरत पड़ती है। वाई वी सी निगेटिव रिटर्न्स? क्योंकि इसका डेट देखिए ना आप, 10th मार्च, 8th अप्रैल, 7th मई, 8th जून, 3rd जुलाई। सो इसको बहुत टाइम बाकी है ना। 7 मंथ्स मतलब अक्टूबर में होगा ना ये मैच्योरिटीज का। ये मार्च का मैच्योरिटी अक्टूबर में। सो इस पे इंस्टॉलमेंट अभी तक आए भी नहीं है एक्चुअली, ऐसे देख सकते हो आप। वी कैन इन्वेस्ट 7 lakhs in 5 months in 7 month plan to reinvest. Yes, correct, correct. The calculation is correct, Shubham. Yes. Median returns to annualized return, how to calculate? एक्सेल में कैलकुलेट करना पड़ेगा मीडियन रिट नहीं नहीं, मीडियन रिटर्न्स को एनुअलाइज रिटर्न में कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके रिटर्न्स को एनुअलाइज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 7 मंथ्स में, अगर ये देखिए यहाँ पे एक्सेल में दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे रिटर्न्स कितने हैं 5 मंथ्स के प्लान में? इतने रिटर्न्स है ये। 5 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी, रिटर्न्स डिवाइडेड बाय 5 × 12 × 100। सो ये एनुअलाइज रिटर्न्स हो गए ये प्रोडक्ट के। करेक्ट है शुभम जी, 7 लाख रुपीज फॉर 7 मंथ्स, एंड री इन्वेस्ट करते जाओ आप। मीडियन रिटर्न्स टू, हाँ, सो मैंने बताया ये। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक में बहुत और एक इंटरेस्टिंग वेनसडे को मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा। शायद वो अलग प्रोडक्ट हो, आप में से बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा। लेकिन उसके बारे में जान लीजिए, सो दैट आप उसको टारगेट कर सकते हो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन से कुछ पॉजिटिव इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू शुभम जी, या थैंक यू।